नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। चीन की एक पुरानी आदत रही है जो चीजों को छुपाता है, और जबकि पहली बार चीन में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी तब भी उसने देर से दुनिया को बताया था, और अभी कुछ समय पहले तक दुनिया पूरी तरह से चीन के हालात से अनजान थी। लेकिन जब हालात बेकाबू हुए, अब पूरी दुनिया के लिए चीन फिर से परेशानी का सबब बन गया है। आपको बता दें कि चीन में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है, और अब तो आलम यह है कि चीन में मिला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पूरी तरह से दुनिया को डराने लगा है। भारत में इसको लेकर लोग सचेत हो गए हैं। मीटिंगों का दौर लगातार शुरू हो गया है, और पीएम मोदी ने भी स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ कोरोना के हालात को लेकर मीटिंग की। आपको बता दें कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट के 5 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में एक शख्स की मौत भी हो गई है। फिलहाल देश में हालात पूरी तरह से काबू में है, लेकिन लोग अभी से सतर्क हो गए हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों और देश में नए वेरिएंट ने दस्तक दी। हुक्मरान और हाकिमों के माथे पर परेशानियों के बल इसने ला दिए हैं, और आज सदन में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बयान दिया। उन्होंने एक तरफ जहां दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना की चर्चा की, तो वहीं कोरोना को लेकर सरकार की तैयारी से सदन को अवगत भी कराया। कोविड-19 महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल से भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती दिख रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5.87 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है, और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिले हैं। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने साथ मिलकर 220.2 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान रचा है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं, और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड पड़ोसी देश चीन, अमेरिका और अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच भारत ने अपना एक्टिव मोड ऑन कर दिया है, और कल तक जिस सदन में सांसद रोक टोक जा सकते थे, आज उसी सदन में मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मास्क लगाकर सदन पहुंचे, और इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ सदन की कार्रवाई में मास्क लगाकर पहुंचे। साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सदस्यों से कोरोना नियमों का पालन करने की भी अपील की। माननीय सदस्य, मैं आपका ध्यान विश्व के कतिपय
देशों में कोविड-19 महामारी के पुनः सक्रिय होने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कोविड-19 के पिछले अनुभवों को देखते हुए हमें निरंतर सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। सरकार ने भी तत्परता से कदम उठाते हुए पूरे देश को कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सुरक्षा उपायों के पालन करने की सलाह दी है। मेरा आप सभी मान्य सदस्यों आग्रह है, हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। मेरा विश्वास है, जैसे हमारे देश ने पहले भी सामूहिक प्रयासों से कोविड-19 पर विजय प्राप्त की थी, हम आगे भी उसी प्रकार से इस महामारी को रोकने में सफलता प्राप्त करेंगे। सभी माननीय सदस्यों के लिए गेट पर मास्क उपलब्ध करा दिए गए हैं। अगली खबर की तरफ, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस के कुछ सदस्यों पर लोकसभा में अनदेखी का आरोप लगाया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चेयरमैन साहब एक निवेदन किया था कि कोविड की स्थिति जो कोविड बढ़ रहा है सारी दुनिया में, वो देखते हुए सब अपील किया, हमको एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, उदाहरण सेट करने के लिए दोनों ने सुबह ही अपील किया, कृपया सब मेंबर्स, सब स्टाफ इधर मास्क पहन के पार्टिसिपेट करिए प्रोसीडिंग्स में। वो भी वायलेट किया। जब सब मिलकर वेल में आ रहे थे तब भी एक भी व्यक्ति मास्क पहना नहीं था, और जो स्पीकर और चेयरमैन 2 मिनट पहले अपील की थी वो भी उन्होंने ठुकराया। मीन्स मेंटालिटी, टेंडेंसी क्या है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पर पीयूष गोयल द्वारा की गई टिप्पणी पर बिहारी सांसदों के सख्त तेवर के बाद पीयूष गोयल ने माफी मांग ली। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा बिहार या बिहार के लोगों का अपमान करने का कोई भी इरादा नहीं है। अगर इससे किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं तुरंत उस बयान को वापस लेता हूं। वहीं बिहार के सांसदों की तरफ से मांग की जा रही थी कि पीयूष गोयल बिहार के अपमान के लिए माफी मांगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राज्यसभा में की गई टिप्पणी पर कई विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना भी की। आज राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा बिहार पर की गई टिप्पणी को लेकर आरजेडी जेडीयू के सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी बिहार को बदनाम करने में लगी हुई है और इस मुद्दे पर आरजेडी राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी एक पत्र लिखा। दरअसल मनोज झा राज्यसभा में अपना पक्ष रख रहे थे, तभी बीच में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इनका बस चले तो देश को बिहार बना दे, और इस टिप्पणी का मनोज झा ने विरोध किया और कहा कि आप मुझ पर टिप्पणी कर लें लेकिन मेरे राज्य बिहार को लेकर ऐसी टिप्पणी ना की जाए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीयूष गोयल के बयान की भी निंदा की है। चाहते हैं कि बॉर्डर पे जो घटनाएं चली है उसकी चर्चा चाहते हैं, और दूसरा इश्यू है जो बिहार का अपमान हुआ उसके बारे में जो लीडर ने कहा उसके बारे में हम चाहते हैं। और तीसरी चीज कि सदन में जब चर्चा के लिए हम पूछ रहे हैं बार बार, और आप बार बार हमको रूल बता रहे हैं। At the outset, let me specify. Honorable Chairman sir, at the outset, let me clarify. There is absolutely no intention of insulting either Bihar or the people of Bihar. And if at all that has hurt anybody, I will immediately withdraw that statement. It was not made with any malice towards anybody. चाहते हैं कि बॉर्डर पे जो घटनाएं चली है उसकी चर्चा चाहते हैं, और दूसरा इश्यू है जो बिहार का अपमान हुआ उसके बारे में जो लीडर ने कहा उसके बारे में हम चाहते हैं। और तीसरी चीज कि सदन में जब चर्चा के लिए हम पूछ रहे हैं बार बार, और आप बार बार हमको रूल बता रहे हैं। At the outset, let me specify. Honorable Chairman sir, at the outset, let me clarify. There is absolutely no intention of insulting either Bihar or the people of Bihar. And if at all that has hurt anybody, I will immediately withdraw that statement. It was not made with any malice towards anybody. चाहते हैं कि बॉर्डर पे जो घटनाएं चली है
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि यात्रा सुबह 6 बजे आकेड़ा गांव से शुरू होकर फिरोजपुर पहुंची, जहां राहुल गांधी ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी को लेकर जमकर निशाना भी साधा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई। और देखिए यात्रा में, अब देखिए मैं आपको मजेदार बात बताता हूं। यात्रा में अब हम 100 दिन से ज्यादा चले हैं। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा रोकने की अपील करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि गांव में रात जहां कांग्रेस का काफिला रुक रहा है, वहां की बिजली काट दी जाती है। कांग्रेस प्रचार समिति के प्रमुख जयराम रमेश ने इस बाबत क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कल जिस गांव में हम रुके थे, कैंपसाइट था हमारा, कल शाम की पदयात्रा के बाद हम भादस गांव से गुजरे और भादस गांव में कुछ बिजली नहीं थी, पर उसके बावजूद हजारों लोग थे, चिल्ला रहे थे, नारे लगा रहे थे, हमारा स्वागत किया। तो मैंने कुछ लोगों से बात की और पता चलाने की कोशिश की कि क्यों यहाँ बिजली नहीं है, क्योंकि हरियाणा में तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। पहला राज्य था हमारे देश में जहाँ 100% सड़कें, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। और मुझे कहा गया, और 3-4 लोगों ने मुझे कहा कि कल सारा दिन बिजली कट ऑफ किया गया इस गांव को। देश में एक बहस छिड़ी हुई है। अमूमन कोई राजनेता अगर पहली बार किसी बड़े नेता को लेकर कोई बयान देता है तो वह चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन इस बार जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ी उपाधि देते हुए उन्हें देश का राष्ट्रपिता बताया, जिसके बाद उनके बयान की काफी आलोचना भी हो रही है। लेकिन आलोचनाओं के बाद भी वह अपने बयान पर अड़ी हुई है। नागपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने पीएम मोदी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी और उनसे फिर पूछा गया तो फिर महात्मा गांधी क्या होंगे, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है और मोदी जी नए भारत के पिता हैं, एक इस युग से और एक उस युग से। वहीं उनके बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा है कि बेशक बीजेपी का 2 पिता हो सकता है, लेकिन देश का एक ही राष्ट्रपिता है। फडणवीस 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस की पत्नी। उनके जुबान से वो निकल आया जो दिल में है भाजपा के। भाजपा और उसके संगठन गोडसे के पुजारी हैं। उनके अंदर जो नफरत है गांधी के लिए, जिसने गांधी की हत्या की, इसलिए रोज गांधी की हत्या करते हैं। ये बयान हमारे राष्ट्रपिता का अपमान नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का अपमान है। भाई भाजपा और आपको बता दें कि अमृता फडणवीस के बयान पर लगातार कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं, उन्होंने अमृता को इस बयान पर लेकर तीखी नाराजगी भी जताई है और कहा है कि ये बयान जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके लिए अमृता फडणवीस को तत्काल माफी मांगनी चाहिए। वहीं बेशक बीजेपी पर भी उन्होंने आरोप लगा दिया है कि बीजेपी की तरफ से भी स्पष्टीकरण जारी किया जाना चाहिए और खुद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को इस बयान को लेकर अपनी जो स्थिति है उसको स्पष्ट करना चाहिए। भाजपा और उसके संगठन
गोडसे के पुजारी हैं, उनके अंदर जो नफरत है गांधी के लिए, जिसने गांधी की हत्या की, इसलिए रोज